राहुल जी कहते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, सीधे सीधे आरोप लगाया है। जबकि चुनाव आयोग भारत की एक ऐसी संवैधानिक संस्था है, बहनों भाई, इसमें कहीं दो मत नहीं है, जिसकी एक अपनी साख है, जिसकी एक अपनी विश्वसनीयता है। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर अनर्गल आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष को किसी भी सूरत में मैं मानता हूं कि शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी के हाथों में 1975 में संविधान की हत्या करने का खून लगा हुआ है। इमरजेंसी 1975 में लागू हुई थी। संविधान के साथ कैसा क्रूर मजाक किया गया। मैं समझता हूं कि भारत का एक एक जागरूक नागरिक अच्छी तरह से परिचित है। उनके मुंह से ऐसे निराधार और उल्टे बयान ये शोभा नहीं देते हैं। अभी कल भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा संसद को बाधित किया गया है और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है, जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। साथियों, आप लोगों को संभवतः यह याद भी होगा कि इसके पहले भी राहुल गांधी जी ने इस तरह का बयान दिया था और जिस दिन वो बोलेंगे भूचाल आ जाएगा। एक बार और बयान दिया था उन्होंने, जिस दिन मैं बोलूंगा उस दिन भूचाल आ जाएगा। जब वो बोले तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मैं तो राहुल जी से यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी एटम बम फोड़ दीजिए, विलंब मत कीजिए। बस अपने आप को संतुलित और सुरक्षित रखिए, क्योंकि हम सभी लोगों की चिंता करने वाले हैं। क्योंकि भारत ऐसा देश है जो कि भारत में रहने वाले लोगों की चिंता नहीं करता, बल्कि विश्व की धरा पर रहने वाले सभी लोगों की चिंता करते हुए सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह मैसेज देने वाला इस दुनिया की धरती पर कोई एक देश है तो हमारा और आपका देश केवल भारत है। साथियों, संवैधानिक संस्थाओं को उनका काम करने दीजिए, यह हमारी राहुल जी से अपील है। यह कांग्रेस की सेहत के लिए भी अच्छा होगा और मैं मानता हूं कि यह लोकतंत्र की सेहत के लिए भी अच्छा होगा। साथियों, प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ लोगों के फॉर्म पहले ही जमा हो चुके हैं। चुनाव आयोग ने एक जिम्मेदार संवैधानिक संस्था की तरह पूरे लगन के साथ, पूरे मेहनत से काम किया है। इस प्रक्रिया में सभी पार्टियों से बातचीत की गई है। बचे 65 लाख वोटरों के नाम की सूची विपक्ष को दी जा चुकी है। अब उनके पास कोई एटम बम है तो छोड़ें, जल्दी उसका विस्फोट करें। और उन्हें 1 महीने का समय भी दिया गया है। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन में करके दे दीजिए। 1 महीने का समय दिया गया है कि अगर किसी को कोई आपत्ति हो और वह बता सके तो अच्छा होगा। अगर गलती से किसी का नाम छूट भी गया है या फॉर्म जमा नहीं हुआ है तो उसे ठीक किया जा सकता है। यह इलेक्शन कमीशन ने 2 टूक शब्दों में कहा है। यह एक पारदर्शी प्रक्रिया है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। इसके बावजूद चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर नेता प्रतिपक्ष के द्वारा और कुछ अन्य लोगों के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथियों, यदि विपक्ष के लोगों के पास कोई ऐसा दस्तावेज है जो एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी को साबित करता हो तो मेरा यह कहना है कि उसे सामने लाया जाना चाहिए। और किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो उसका नाम भी बताएं।
और किसी का नाम गलती से छूटा है तो फाइनल लिस्ट में जोड़ा जाएगा। क्योंकि हमारा जो लंबा राजनीतिक जीवन का अनुभव है, उस आधार पर चुनाव आयोग काम करने की जो शैली है, जो कुछ भी मैं जानता हूं, उस आधार पर मैं स्वयं इस बात को कह सकता हूं। साथियों, सही प्रश्न पूछने और सही कार्रवाई करने की जगह उनके द्वारा अजीबोगरीब बयान दिए जा रहे हैं राहुल जी के द्वारा। यहां तक कि संसद के मानसून सत्र को भी बाधित करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और मैं मानता हूं यह कदापि उचित नहीं है। साथियों, जैसा कि मैंने अभी कहा कि दिल्ली के संसद का मानसून सत्र चल रहा है और इसी सप्ताह संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 16 घंटे की विशेष चर्चा हुई है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेनाओं की वीरता, शौर्य और पराक्रम का एक बड़ा ऐतिहासिक और सुनहरा अध्याय है। जिस बात को लेकर विपक्ष के कुछ दलों को एकजुट होकर सेना का अभिनंदन करना चाहिए था, वे सेना की उपलब्धियों पर सवाल करने लगे। चूंकि सेना की उपलब्धि पर संशय के बादल टिक नहीं सकते, इसलिए उनके द्वारा आतंकवाद को लेकर कुछ सवाल खड़े किए गए, जिसका ऐसा करारा जवाब मिला है कि उन लोगों की बोलती बंद हो गई है। आपने डिबेट सुनी होगी, तीनों दिनों की डिबेट सुनी होगी। साथियों, आतंकवाद को लेकर कांग्रेस और अन्य कुछ विपक्षी दलों का जैसा ढुलमुल रवैया रहा है, यह सारी दुनिया जानती है। 2014 से पहले देश में असुरक्षा का जो माहौल था, अगर वह याद भी करें तो लोग सिहर जाते हैं। आज आए दिन देश के किसी न किसी शहर में उस समय बम धमाके हुआ करते थे, आतंकी घटनाएं भी होती थी। इसी पटना शहर के गांधी मैदान में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। सरकार की ढिलाई का ही यह परिणाम था कि आतंकी घटनाएं करते थे और कुछ दिनों बाद नई घटना की योजना बनाया करते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होने वाली है। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने पिछले 11 सालों में आतंकवाद पर न केवल नकेल डालने का काम किया है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करके भी दिखा दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हमारी सरकार आतंकवाद पर लगाम लगा सकती है, तो कांग्रेस सरकारों की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आतंकवाद कभी काबू में ही नहीं आ पाया। साथियों, मैं मानता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण रहा है उनकी वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। कांग्रेस ने आतंकवाद जैसी समस्या को भी वोट बैंक के चश्मे से देखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने आतंकवाद पर भगवा रंग चढ़ाने का भी प्रयास किया और बेगुनाह लोगों को आतंकी षड्यंत्र रचने के आरोप में जेल में डाला। मालेगांव में हुई घटना में आतंकवादियों को पकड़ने की बजाय भगवा आतंकवाद की नई थ्योरी ये गढ़ी गई। अभी 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा, कोर्ट ने उस मालेगांव घटना के सभी आरोपियों को बेगुनाह घोषित किया। अपना फैसला देते समय जज ने साफ कहा है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। यही तो हम वर्षों से कहते रहे कि आतंकवादी केवल आतंकवादी होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को कमजोर करने का काम करती है वोट बैंक की राजनीति। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे दल, हमारी एनडीए का जहां तक सवाल है, आतंकवाद के प्रश्न को लेकर हम किसी भी सूरत में वोट बैंक की राजनीति नहीं करेंगे। न किया है, न कभी कर सकते हैं। कि हम राजनीति यदि करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। साथियों, पिछले 11 वर्षों में भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध अपने संकल्प को मजबूत किया है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेनाओं ने एक नई लक्ष्मण रेखा खींच दी है और आज आतंकवाद के खिलाफ हमारी भारतीय सेनाओं का मनोबल आसमान छू रहा है। उसे कमजोर करने का प्रयास न जनहित में है और न देशहित में है। और
साथियों, जब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई भी मुद्दा आता है तो देश दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होता है। सामान्य परंपरा यह रही है। 1971 में किस प्रकार से संसद में खड़े होकर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्कालीन सरकार की और तत्कालीन प्रधानमंत्री की सराहना की थी, क्या वो नहीं हो सकता? चाहे 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, 99 में कारगिल का संघर्ष हो, या फिर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हो, देश में सामाजिक और राजनीतिक एकजुटता देखने को मिली है। हमारी यह कोशिश रही है कि एकता टूटनी नहीं चाहिए, तभी हमारा देश आतंकवाद की समस्या का स्थायी समाधान कर सकेगा। साथियों, चाहे देश का विकास हो या प्रदेश का, शांति व्यवस्था और सुरक्षा विकास की यह पहली शर्त होती है। भारत सुरक्षित हाथों में है और यह बिहार प्रदेश भी सक्षम हाथों में है। बिहार की जनता के लिए एनडीए का विनिंग कॉम्बिनेशन है। एनडीए का एक विनिंग कॉम्बिनेशन है और यह कॉम्बिनेशन मजबूत रहेगा, मैं बिहार के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ और इस अटूट विश्वास के साथ कि समर्थ बिहार के सपनों को साकार कर सशक्त भारत की दिशा में हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और एक बार फिर मैं दैनिक जागरण समूह को बिहार में प्रकाशन के 25 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई देता हूं और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना निवेदन समाप्त करता हूं।